नमस्कार साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नेट जारिब ज्योग्राफी पाठशाला में। और मैं हूं अभिनव राजा। और आप देख रहे हैं ये यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का पीवाईक्यू सीरीज है ज्योग्राफी का। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, 10 क्वेश्चन डिस्कस किया था विथ एक्सप्लेनेशन। और अगले इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये जो 61 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए, जैसा कि हमने पिछले लास्ट क्लास में बताया, आपने देखा होगा कि उसमें बताया था कि किस तरह से क्वेश्चन चेंज हुए, किस क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है। और हर जगह से, हर टॉपिक से सवाल को टच करने की कोशिश की जाती है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया इन द गिवन डायग्राम ऑफ द मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल ऑफ हैरिस एंड उल्मान, नंबर 7 रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि आप चार ऑप्शन दिया हुआ है और ये डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम में से आपको पूछ रहा है कि जो 7 नंबर है वो क्या शो कर रहा है। हेवी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर शो कर रहा है, आउटलाइंग बिजनेस डिस्ट्रिक्ट शो कर रहा है, रेसिडेंशियल सबर्ब शो कर रहा है, या फिर इंडस्ट्रियल। तो इसका जब हम देखेंगे तो ये जो है मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी जो है ना, मल्टीपल न्यूक्लियाई जो थ्योरी है, ये दिया गया है हैरिस एंड उल्मान के द्वारा। किसके द्वारा? हैरिस एंड उल्मान के द्वारा। ठीक है, याद रहना चाहिए। ये कब दिया गया था? ये 1945 में दिया गया था। इन्होंने, ये जसपर टोपोग्राफी की बात करते हैं, ठीक है, ये जसपर टोपोग्राफी की बात करते हैं। ये जो ये इन्होंने ये बात करते हैं कि ये जो थ्योरी है वो नौ मेखला पे डिपेंड, नौ मेखला पे, नौ मेखला पे, सिटी के नौ मेखला की बात करते हैं, ठीक है, जिनका एक आइसोलेटेड न्यूक्लियाई होता है। और सबका अपना अपना इन्होंने एक आइडेंटिफिकेशन दिया है कि यहाँ पे क्या होगा, 2 नंबर पे क्या होगा, 3 नंबर पे क्या होगा, 4 नंबर पे क्या होगा। सबका अपना अपना इन्होंने आइडेंटिफिकेशन दिया है, ठीक है। ये लैंड यूज मॉडल है, एक कह सकते हैं कि सिटी का जो है डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बनाया था, ठीक है, जसपर टोपोग्राफी। और इन्होंने जो दिया था, इसको देखेंगे कि जो नंबर 1 पे आता है, एक हम सीरियल वाइज देख लेते हैं, वैसे तब हमें अंदाजा लग जाएगा कि 7 नंबर पे क्या आता है। जब हम देखेंगे तो नंबर 1 पे जो आता है वो आता है सीबीडी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नंबर 2 पर जो आता है वो आता है होलसेल एंड लाइट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। 2 नंबर पे क्या आता है? होलसेल एंड लाइट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, होलसेल एंड लाइट मैन्युफैक्चरिंग। 3 नंबर पे जो आता है वो आता है आपका लो क्लास रेसिडेंशियल, लो क्लास रेसिडेंशियल, ठीक है। 4 नंबर पे जो आएगा आपका वो आएगा मिडिल क्लास रेसिडेंशियल, ठीक है, मिडिल क्लास रेसिडेंशियल। 5 नंबर पे जो आएगा आपका वो आएगा मिडिल के बाद हाई हाई क्लास रेसिडेंशियल, ठीक है। यानी कि 1 नंबर जो है यहाँ पे वो आएगा आपका सीबीडी, 2 नंबर पे आएगा आपका होलसेल एंड लाइट मैन्युफैक्चरिंग, 3 नंबर पे जो आएगा आपका वो लो क्लास रेसिडेंशियल, 4 नंबर पे आएगा आपका मिडिल क्लास रेसिडेंशियल, 5 नंबर पे आएगा हाई क्लास रेसिडेंशियल, और 6 नंबर पे जो आएगा वो आएगा हेवी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। 6 नंबर पे क्या आएगा? 6 नंबर पे आएगा आपका हेवी मैन्युफैक्चरिंग, हेवी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। 7 नंबर पूछा गया है, जो 7 नंबर आता है ओबीडी आता है, यानी कि आउटलाइन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। तो और 8 नंबर पे जो आएगा आपका वो आएगा रेसिडेंशियल सबर्ब, और 9 नंबर पे जो आता है वो आता है इंडस्ट्रियल सबर्ब, ठीक है, इंडस्ट्रियल सबर्ब। तो जब हम देखेंगे तो क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 7 नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि 7 नंबर जो है वो ओबीडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ओबीडी। क्लियर? ये है मल्टीपल न्यूक्लियाइड थ्योरी, और ये हैरिस एंड उल्मान के लिए दिया गया था 1945 में, ठीक है। जसपर टोपोग्राफी की बात करते हैं, 9 मिथिला की बात करते हैं। ये लैंड यूज मॉडल है एक तरह से सिटी के डेवलपमेंट के लिए। क्लियर यहां तक? अब जो नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 62, इसमें दिया गया है कि एक तरफ मेटामॉर्फिक रॉक दिया गया है, एक तरफ ओरिजिनल रॉक दिया गया है। जनरली जो दिया जाता है वो ओरिजिनल रॉक जो है वो इस साइड दिया रहता है, ठीक है, और उसका मेटामॉर्फिक रॉक इस साइड दिया जाता है कि रूपांतरण किस पर। कोई बात नहीं, इसको जस्ट उल्टा कर दिया गया है। जब भी हम देखते हैं रॉक की, जब हम बात करते हैं तो रॉक जो होता है वो 3 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है आपका इग्नियस रॉक, एक होता है आपका सेडिमेंट्री रॉक,
सेडिमेंट्री रॉक, और एक होता है आपका तीसरा जो होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक जिसको हम लोग आग्नेय चट्टान बोलते हैं, जो वोल्केनो के इरप्शन के बाद जब ठंडे हो जाने के बाद जब जम जाते हैं तो इग्नियस रॉक होता है। सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान जिसको बोला जाता है, जो अवसादी चट्टान जिसको हम लोग बोलते हैं जो अवसाद से बने होते हैं, ठीक है। और मेटामॉर्फिक रॉक, इसको हिंदी में बोला जाता है रूपांतरण चट्टान, रूपांतरित चट्टान, यानी कि जिसका रूप में परिवर्तन हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं रूपांतरित चट्टान, या कायांतरित चट्टान भी बोला जाता है इसको। क्लियर? कायांतरित चट्टान यानी कि टाइम के बाद, आफ्टर द टाइम, लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद ये क्या होते हैं कि इनका फॉर्मेशन हो जाता है, ये चेंज हो जाते हैं, रहते पहले किसी और चीज में है, फिर उसके बाद किसी और चीज में इनका फॉर्मेशन होता है। तो वही दिया गया है कि मेटामॉर्फिक रॉक बताना है कि पहले ये ओरिजिनल रॉक किसमें था और ये बाद में कौन से मेटामॉर्फिक रॉक में हुआ। क्लियर? तो जब हम देखेंगे ये जो मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं, ये खास करके हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से इनका रूपांतरण होता है। ठीक, तो जब देखेंगे इसमें तो जो लाइम स्टोन है ना, जो लाइम स्टोन है वो किसमें परिवर्तित होता है? मार्बल में। याद रखिएगा, लाइम स्टोन किसमें? मार्बल में। मार्बल कहाँ है? डी का पहला कहाँ पे है? बस एक जगह। क्लियर? एक से ही मेरा काम बन गया, समझ गए? लाइम स्टोन किस में चेंज होता है? मार्बल में। लेकिन फिर भी हम फर्दर आगे देख लेते हैं कि और भी क्या है। जो सैंड स्टोन है ना, जो सैंड स्टोन है वो होता है आपका क्वार्टरजाइट में। सैंड स्टोन किस में होता है? क्वार्टरजाइट में, यहाँ पे। ठीक, एंथ्रासाइट जो है वो बिटुमिनस, आपने कोयले का प्रकार पढ़ा होगा, है ना। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ये सब जो कोयले के प्रकार हैं, है ना। तो एंथ्रासाइट जो है किससे है संबंधित? बिटुमिनस से। जो नीस है वो ग्रेनाइट से संबंधित है। क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ये रॉक है, 3 टाइप का रॉक होता है, और कौन सा रॉक किसमें चेंज होता है ये भी है। लाइमस्टोन मार्बल में चेंज हो जाता है, सैंडस्टोन जो है क्वार्टरजाइट में चेंज हो जाता है ना। और बिटुमिनस जो है वो एंथ्रासाइट में चेंज होता है, और ग्रेनाइट जो है वो नीस में चेंज हो जाता है। और भी कई सारे रॉक है जिनका रूपांतर होता है, लेकिन जब हम जियोमॉर्फोलॉजी की क्लास लेंगे तो उसमें हमें ये पढ़ना है। ये जो जियोमॉर्फोलॉजी का आपका था। क्लियर? ये जियोमॉर्फोलॉजी का था। अगला क्वेश्चन है वो ये है कि इन द प्रोसेस ऑफ लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज द लोकलाइज ऑफ द शू एंड लेदर इंडस्ट्री। शू एंड लेदर इंडस्ट्री की बात कौन करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में? ये इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है। इंडस्ट्रियल रिलेटेड जितने भी हैं जो थ्योरी दिया गया है उसमें से पूछा है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक, इन द प्रोसेस ऑफ लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज द लोकलाइजेशन ऑफ द शू एंड लेदर इंडस्ट्रीज, इसकी बात करते हैं। लोकलाइजेशन ऑफ द शू एंड लेदर इंडस्ट्रीज की, तो इसका प्रोपाउंडर कौन थे? तो ये जो हैं इसके जो प्रोपाउंडर थे वो हैं हुबर। ठीक है, इनके प्रोपाउंडर है ह्यूबर। इन्होंने एक थ्योरी दिया था, लोकेशन थ्योरी एंड शू एंड लेदर इंडस्ट्री का। ठीक है, लोकेशन थ्योरी, शू एंड लेदर इंडस्ट्री। ये कब दिए थे? ये दिया गया था 1937 के अप्रोक्स में। क्लियर? 1937 के अप्रोक्स में दिया गया था। और जो बाकी हैं एलन प्रेड जो हैं, एलन प्रेड, ये बिहेवियरल ज्योग्राफी से संबंधित रखते हैं। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी से ही है इनका संबंध, लेकिन इनका जो अप्रोच था वो बिहेवियरल अप्रोच था। याद रखिए कि क्वेश्चन पूछता है कि आपको दे देगा कि इनमें से बताइए कि कौन कौन से जो हैं वो बिहेवियरल अप्रोच से संबंधित रखते हैं, है ना, बिहेवियरल अप्रोच से संबंधित रखते हैं। तो उनमें जो एक नाम होगा वो एलन प्रेड का भी नाम होगा। इनका जो अप्रोच था वो बिहेवियरल अप्रोच था। ये बिहेवियर मैट्रिक्स की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं? बिहेवियर मैट्रिक्स की बात करते हैं। हाँ, इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी भी इनका था। अगला जो है एक टॉर प्लेंडर है। इन्होंने भी जो दिया था वो एक थ्योरी दिया था जो मार्केट कंपटीशन पे बेस्ड था। ठीक है, और उसके बाद जो है वो स्मिथ है। स्मिथ का जो एक डीएम स्मिथ करके आते हैं, डीएम स्मिथ, है ना, ये दिए हैं इंडस्ट्री से ही भी इनका है, लोकेशन से, इंडस्ट्री के लोकेशन से ही है। ये बताते हैं कि जैसे कॉस्ट कर्व अगर
कांस्टेंट होगा तो कौन सा शेप बनेगा, अगर रिवेन्यू कर्व कांस्टेंट होगा तो कौन सा शेप बनेगा, ए शेप और बी शेप की बात करते हैं ना। प्रोफाइल इनका शायद क्या बोलते हैं उसको, एक्चुअल में मुझे नाम भूल रहा हूँ, स्पार्शियल मार्जिन ऑफ प्रोफेटिबिलिटी का बात करते हैं, ठीक है ना, स्पार्शियल मार्जिन ऑफ प्रोफेटिबिलिटी, ये जो है 1971 में देते हैं, स्पार्शियल मार्जिन ऑफ प्रोफेटिबिलिटी, क्लियर, ये दिए थे 1971 में, है ना। इन्होंने बताया था कि अगर कॉस्ट कर्व कांस्टेंट होगा, अगर कॉस्ट कर्व कांस्टेंट होगा तो जो शेप होगा रिवेन्यू कर्व का वो ए टाइप का होगा, क्लियर। और अगर रिवेन्यू कर्व जो है, रिवेन्यू कर्व जो है अगर कांस्टेंट होगा तो जो कॉस्ट कर्व का शेप होगा वो भी शेप का होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है पीवाईक्यूज में, क्लियर। और बाकी इन्होंने बताया था कि जैसे मान के चलिए कि कोई इंडस्ट्री है ना, कोई इंडस्ट्री है, इसके बीच में अगर कोई इंडस्ट्री स्थापित की जाती है तो कॉस्ट कर्व और उसकी बात करते हैं, जिसके बीच में डिफरेंस जहां ज्यादा होगा इंडस्ट्री वहीं पर उसका स्थापना, इंडस्ट्री का जो लोकेशन होगा वहीं पर होगा, डिफरेंस जहां पे ज्यादा है। इसकी बात करेंगे जब हम इस थ्योरी को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, क्लियर। अगला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ एग्जॉस्टिबल एंड रीयूजेबल, मतलब कि रीयूजेबल रिसोर्स अकॉर्डिंग टू रेनर, यानी कि एग्जॉस्टिबल एंड रीयूजेबल, ऐसा नहीं बात कर रहा कि जो एग्जॉस्टिबल हो और नॉन रीयूजेबल हो, यानी कि एग्जॉस्ट, पहले तो समझते हैं कि एग्जॉस्टिबल है क्या, एग्जॉस्टिबल है क्या, यह है कि ऐसा संसाधन, ठीक है, ऐसा संसाधन जो उपयोग के साथ नष्ट हो जाता है ना, उपयोग के साथ नष्ट हो जाता है लेकिन रीयूजेबल है, यानी कि उसको फिर हम रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग रिसाइकल करके यूज कर, ये किसके द्वारा दिया गया था, रेनर के द्वारा, है ना। ये जो है कंसेप्ट वो दिया गया था रेनर के द्वारा, यानी कि जो है, एक मिनट आपको थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, जो जी जॉर्ज टी रेनर करके हैं, है ना, इन्होंने रिसोर्स को क्लासिफाइड किया था उसकी उपलब्धता, उसकी उपलब्धता और उपयोग के आधार पर, ठीक है, उपलब्धता और उपयोग के आधार पर, क्लियर। यहां तक उन्होंने क्लासिफाइड किया था, कई सारे कैटेगरी में डिवाइड किया था, उसी से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एग्जांपल है एग्जॉस्टिबल, यानी कि जो यूज करने पर नष्ट हो जाएगा लेकिन उसको दोबारा हम लोग रीयूज में ला सकते हैं, रीयूजेबल है, कौन सा संसाधन ऐसा। देखिए इसमें अगर जब हम नेचुरल गैस की बात करते हैं, ठीक है, जब हम नेचुरल गैस की बात करते हैं तो नेचुरल गैस एग्जॉस्टिबल तो है, ठीक है, लेकिन नॉन रीयूजेबल है, यानी कि उपयोग करने के बाद ये खत्म हो जाएगा, जानते हैं नष्ट हो जाएगा, लेकिन अगर जब एक बार नष्ट हो जाएगा तो दोबारा हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसलिए ये तो होगा नहीं। ह्यूमन टैलेंट जो है, ह्यूमन तो एक ह्यूमन रिसोर्स की बात करता है, ह्यूमन तो खुद अपने आप में है रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स है, सबसे बड़ा रिसोर्स अगर कोई है तो वो खुद ह्यूमन है। ह्यूमन को दोबारा आप एक, अगर मान के चलिए कोई ह्यूमन अगर दोबारा खत्म हो जाए तो उसका हम यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, रीयूजेबल नहीं है। विंड है, विंड तो है कि इन एग्जॉस्टिबल है, यानी कि खत्म ही नहीं होगा, कितना भी इसको यूज कर लीजिए खत्म ही नहीं होगा, ठीक है, इन एग्जॉस्टिबल है, क्लियर, इनएग्जॉस्टिबल है। इसमें बच गया एक टीन, टीन एक ऐसा संसाधन है जो जिसका हम लोग यूज करेंगे तो वो खत्म भी हो सकता है, मतलब प्रकृति में पाया जाता है, वो खत्म भी हो सकता है, लेकिन उसको फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप में हम लोग यूज भी कर सकते हैं, क्लियर, रीयूजेबल भी है। यहां तक क्लियर हो गया, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टीन, ठीक है। इसके साथ और भी कई एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, ये सब जो है ये एग्जॉस्टिबल में आते हैं और रीयूजेबल में आते हैं। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं इनएग्जॉस्टेबल की, है ना, इनएग्जॉस्टेबल को, उसमें तो आपका आ जाएगा विंड एनर्जी आ जाएगा, है ना, पवन एनर्जी, पवन ऊर्जा आ जाती है, ये सभी जो चीजें आती हैं वो इनएग्जॉस्टेबल में आती हैं। और नॉन रीयूजेबल में जो है आता है नेचुरल गैस आपका हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, है ना, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ये सभी जो चीजें हैं, नेचुरल गैस हो गया,
कि एक बार यूज हो गई और एक खत्म हो गई तो फिर दोबारा इसको उपयोग में आप ला नहीं। जैसे पेट्रोल आप यूज किए, खत्म हो गया, दोबारा इसको यूज में लाइएगा नहीं, तो वो खत्म भी हो जाएगा और दोबारा यूज में नहीं ला सकते, यानी कि नॉन रीयूजेबल हो जाएगा। क्लियर। अब अगला जो क्वेश्चन है आपका, गवर्नमेंट का कुछ प्रोग्राम है ना, रीजनल प्लानिंग से रिलेटेड। अरेंज द फॉलोइंग रीजनल प्लानिंग प्रोग्राम ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का ट्रेंड बहुत है, बहुत सारे सवाल इससे पूछे जाते हैं, इसलिए आपको फैक्ट भी याद करना होगा, आपको कॉन्सेप्ट भी याद होना होगा, और कब आया है ये भी पता होना चाहिए, कौन पहले आया है बाद में आया ये भी पता होना चाहिए। तो ऐसे सवाल अब पूछे जाते हैं जनरली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो इसमें से जो दिया गया है उनके ईयर के आधार पर बताना है कि कौन पहले आया है कौन बाद में आया है। ऑप्शन ए है एनसीआर, दूसरा है वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, रेनफेड एरिया के लिए, तीसरा है कमांड एरिया डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और अगला है आपका अगला क्या है आपका डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले आया था, तो सबसे पहले आया है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये जो प्रोग्राम आया है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आया है आपका 1974 में। ठीक है, ये किस लिए आया था? इरिगेशन का जो पोटेंशियल है उसको इंप्रूव करने के लिए। क्लियर, ऐसे एरिया में जहां इरिगेशन की पोटेंशियल बहुत कम है उसको इंप्रूव किया जाए, 1974 में आया था। दूसरा जो आया था आपका वो आया था डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आया था 1977 में। कब आया था? 1977 में, है ना। ये खास करके डिजर्टिफिकेशन जो है, मरुस्थलीकरण जो बढ़ता जा रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। तीसरा जो है आपका एनसीआर, एनसीआर जो दिल्ली के आसपास का जो इलाका है ना, नेशनल कैपिटल रीजन जिसको बोलते हैं, ये दिल्ली है, दिल्ली के आसपास का जो जिसको एरिया को डेवलपमेंट किया गया था उसी को एनसीआर बोला गया। जैसे ग्रेटर नोएडा हो गया, है ना, ये सब जो है एनसीआर में आते हैं। तो एनसीआर वाला जो इलाका है वो कब आया था? एनसीआर का जो कंसेप्ट लाया गया था कब लाया गया था? 1985 में। क्लियर, कब लाया गया था? 1985 में। और जो लास्ट बचेगा वो हो जाएगा नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रेनफेड एरिया। ठीक है, ये आया था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इनहांस किया जाए, बढ़ाया जाए, है ना। ऐसे एरिया में जो रेनफेड एरिया है जहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन जो है बहुत कम होती है उसको इनहांस करने के लिए ये लाया गया था। ये कब आया था? ये 1990 के आसपास में आया था, यानी कि सबसे लास्ट में यही आया है। तो बी अगर सबसे लास्ट में है तो दो जगह है। सबसे पहले कौन आया था? तो 1974 में सी आया था। सी पहले कहाँ है? ये सी पहले यहाँ 4 नंबर में, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले कौन सा हो जाएगा? पहले हो जाएगा कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर हो जाएगा डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर हो जाएगा एनसीआर और लास्ट में हो जाएगा नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर यहां तक? अगला जो है आपका मैच करने का है, ये लोकल विंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर, इससे हमेशा पूछे जाएंगे। इसका एक स्पेशल क्लास हम बहुत जल्द लाने वाले हैं। इसका स्पेशल क्लास हम बहुत जल्द लाने वाले हैं कि कौन सा जो है वो वार्म है, कौन सा कोल्ड है विंड, और कहाँ कहाँ पे ये बहती है। ये हर जगह में इन्हें पूछा जाता है। अभी फिलहाल इतना देखते हैं कि इसका क्या है। जो बर्ग है ना, जो बर्ग है लोकल विंड, वो वार्म टाइप का है, गर्म करंट है, सॉरी गर्म करंट, वार्म विंड है। वो जो है वो आपका कहाँ पे होता है? साउथ अफ्रीका में बर्ग। क्लियर, बर्ग जो है वो साउथ अफ्रीका में। जोंडा जो है वो होता है अर्जेंटीना में। याद रखिएगा, ये सब याद करने ही वाला। सिमूम जो है वो है आपका ईरान में, और सिरोक्को जो है वो है इटली में। सिरोक्को को कहा जाता है ब्लड रेन, ये इटली के आसपास में बहता है। ब्लड रेन, ये हवाएं जो बहती है वो इटली के आसपास में बहती है। सिरोक्को को ब्लड रेन के नाम से जाना जाता है। आप बताइएगा कमेंट करके हमें कि सिरोक्को को ब्लड रेन क्यों कहा जाता है। इसे तो हम जब इसकी क्लास लेंगे तो डिस्कशन करेंगे ही, लेकिन आप बताइएगा कि इसको ब्लड रेन क्यों। एक और विंड है जिसको हम लोग डॉक्टर विंड के नाम से जानते हैं, है ना, डॉक्टर विंड के नाम से जानते हैं। डॉक्टर विंड कौन सा है हम बता देते हैं आपको, हरमट्टन। हरमट्टन को डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ बहती है? एक और विंड है जिसको हम लोग स्नो ईटर के नाम से जानते हैं, है ना, स्नो ईटर के नाम से जानते हैं। वो कौन सा है? वो है आपका सेंटा आना, कैलिफोर्निया में चलता है, रॉकी माउंटेन के पास में सेंटा आना। कई सारे हैं, सबको हम एक बार एक क्लास में इसका डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा सीरीज लेके आएंगे, है ना, 10 मिनट की क्लास होगी, उसमें आपके पूरा जो पूरा होगा वो विंड पे
बेस्ड होगा, है ना, कौन सा विंड कहाँ बहता है, कौन सा वार्म विंड है, कौन सा कोल्ड विंड है ना, उसकी क्या क्या विशेषताएं है। क्लियर। अगला जो है आपका वो है एल्विडो। एल्विडो पे है कि अरेंज द फॉलोइंग सरफेस फ्रॉम द लोवेस्ट टू हाईएस्ट, यानी कम से सबसे ज्यादा। एल्विडो पहले तो समझना है कि एल्विडो रेट क्या है ना। एल्विडो रेट कहता है कि मान के चलिए कि जो भी इंसोलेशन आता है या फिर जो भी लाइट आता है वो कितना रिफ्लेक्ट होता है, कितना रिफ्लेक्ट हो जाता है वापस। जैसे आया कोई लाइट आया और वापस रिफ्लेक्ट हो गया, है ना, कोई लाइट आया ऊपर से और वापस रिफ्लेक्ट हो गया, तो कितना परसेंटेज इसका रिफ्लेक्ट हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं एल्विडो रेट। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्शन को बताता है, लाइट के रिफ्लेक्शन को बताता है। इसमें सबसे ज्यादा जो है जब हम देखेंगे सबसे ज्यादा वो होता है वो फ्रेश स्नो का होता है। क्लियर। फ्रेश स्नो का होता है वो कितना होता है, करीब 80 to 90%, यानी कि सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन यही करता है फ्रेश स्नो। तो हम लोग लोवेस्ट टू हाईएस्ट की ओर जाना है ना, तो लोवेस्ट टू हाईएस्ट की ओर जाना है। अगर फ्रेश स्नो का सबसे ज्यादा है तो सबसे लास्ट में ही आएगा। इसी एक ही से मेरा काम बन गया 4 नंबर का। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कितना कितना परसेंटेज है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा जो होगा वोल्ड स्नो, वो उसका हो जाएगा 40 से लेकर के 70% के बीच में। एल्बिडो सैंड का जो है वो 20 से 40 के बीच में, है ना। और जो सबसे कम है वो है आपका ग्रीन फॉरेस्ट का, वो है 5 से 15 का बीच में। और इन सब से जो कम है वो है वाटर, क्योंकि वाटर जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करती है। आप देखिएगा कि पानी क्या होता है, पानी में जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करने के बाद करती है, बल्कि रिफ्रेक्ट होती है। रिफ्रेक्ट यानी कि अपवर्तित हो जाती है ना। आपने अभिलंब से या तो दूर हट जाएगी या अभिलंब की ओर मुड़ती है। आपने पढ़ा होगा अपवर्तन, जो आपने पढ़ा प्रकाश का अपवर्तन, है ना। ये तो ये रिफ्लेक्ट नहीं करती, इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब ये रिफ्लेक्ट कर जाता है। क्लियर। तो आपका जो इसका जो होगा वो हाईएस्ट लोएस्ट टू हाईएस्ट की ओर, तो डी सी बी ए, सबसे कम ग्रीन का, उसके बाद सैंड का, उसके बाद ओल्ड का, उसके बाद फ्रेश स्नो का। क्लियर। ये देखिए ये करंट का है, क्यूरोसियो करंट। क्यूरोसियो करंट असर्शन रीजन का सवाल पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया असर्शन का, द क्यूरोसियो करंट जो है वो सिस्टम वो रन्स फ्रॉम ताइवान टू बेरिंग स्ट्रेट, है ना। ये बता रहा है कि जो क्यूरोसियो, पहली बात तो कि क्यूरोसियो करंट है कहाँ, ये आपको पूरा ये ओशियनोग्राफी का है। ये आपके दिमाग में पूरा का पूरा वर्ल्ड का मैप होना चाहिए, है ना, प्लस साथ में जितनी भी ओशियन है उसका दिमाग में होना चाहिए, और कौन सी करंट कहाँ बहती है पूरे वर्ल्ड में, है ना। कौन सी करंट कहाँ बहती है, किधर जाती है, ऊपर जाती है, अटलांटिक ओशियन में कौन सी करंट बहती है, पैसिफिक ओशियन में कौन सी करंट बनती है, और तो इंडियन ओशियन में कौन सी करंट बहती है ना, कॉन्टिनेंट के पास में कौन सी करंट बनती है। ये सारा चीज का अगर जानकारी होगा तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाइएगा। ये क्वेश्चन जो है कि द क्यूरोसियो करंट सिस्टम रन्स फ्रॉम ताइवान टू बेरिंग स्ट्रेट, है ना। ये बोल रहा है कि कहाँ रन करता है, ताइवान से बेरिंग स्ट्रेट की ओर करता है ना। तो ये सही बात है, ये जापान के पास में ही ताइवान टू बेरिंग स्ट्रेट की ओर करता है, ये सही है। और दूसरा बोल रहा है कि सुसीमा करंट जो है वो हैज रिलेटिवली कोल्डर टेम्परेचर एंड इट मोटिफाइज द वेदर कंडीशन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट। पहली बात तो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास है ही नहीं है, ये गलत है ना। सुसीमा करंट जो है ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास में नहीं है, ये जापान एंड कोरिया कोस्ट को ही अफेक्ट करता है। ये ऑस्ट्रेलियन कोस्ट को अफेक्ट नहीं करता है, जापान एंड कोरिया उसकी कॉस्ट को अफेक्ट करता है ये करंट। तो ये तो गलत ही हो गया पहले, तो आपका ए सही और आर गलत, है ना। ये हो गया। तो कुरोशियो जो है वो जापान के पास में बहने वाली करंट है, जापान करंट के नाम से भी उसको जानते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया कोस्ट को अफेक्ट नहीं करता, ये जापान एंड कोरिया को अफेक्ट करता है। आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, क्योंकि क्लासेस थोड़ी लंबी हो जा रही है, समय का भी थोड़ा अभाव है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में, अगर जहां भी चीजें आपको दिक्कत लगती है आप कमेंट करके हमें बताइए, है ना। अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब करें, लोगों को भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपसे।